तो चलो। क्यों? रुको थोड़ी देर और। नहीं, अब जाऊंगी। कहाँ? घर। सीधी। शायद नहीं भी। वह कुछ सोच रही थी। हो सका तो आर्ट गैलरी से होते हैं। कुछ नए प्रिंट्स आए हैं, खरीदोगी? हाँ, अगर कुछ पसंद आ गए तो। क्या करोगी? इतने सारे तो पहले से ही हैं तुम्हारे पास। यूं ही बस ओरिजिनल तो अफोर्ड नहीं कर सकती ना। क्या हुआ उस दिन? क्या हुआ? आर्ट हेरिटेज में राम कुमार वर्मा के चित्रों की एक प्रदर्शनी थी, जिसमें उनकी पिछले 3 दशक की कला यात्रा को दिखाया गया। मैं वहाँ गई थी। वही मोटा मिस्टर, क्या नाम है उसका, जाने दो, वह मुझे हर पेंटिंग की डिटेल दे रहा था। राम कुमार के चित्रों के सारे लोग मध्य वर्ग के, ठहरे हुए, रुके हुए, उदास और भयभीत, खालीपन से घिरे हुए, हारे हुए लोग। ये लोग जो शहरों में आकर कैद हो गए, जहाँ काली लंबी खाली सड़कें हैं, हरियाली का नाम नहीं, टेलीफोन की तारों, बिजली के खंभों से अटी पटी सड़कें, महानगर की कथा कहती सी। फिर वह दाईं ओर मुड़ा था। स्टडी ऑफ पैथोलॉजिकल डिटेरियोरेशन ऑफ द टाइम्स के शीर्षक से कुछ चित्र थे। वह बता रहा था बनारस के प्रति उनका मोह उनके इन चित्रों को जितना यथार्थ बनाता जाता है, उतनी ही उनकी शैली सूक्ष्म होती जाती है। ये देखिए, ये छतरियाँ हैं, ये घाट, मंदिरों के उठे तंबूरे हैं, लोगों का जमघटा है। राम कुमार का जटिल होता जाता रचना संसार है। आश्चर्यचकित कर देने वाली उनकी कलाकृतियाँ हैं। अपनी कला के विकास के अंतिम चरण में राम कुमार जी अभी 3-4 फिरंगी भीतर आए थे। वह मुझे उसी क्रूशियल पॉइंट पर छोड़कर ही करता हुआ उनके पीछे हो लिया था। मैं वहीं खड़ी उसका यस मैडम, यस सर सुनती रही थी। उन फिरंगियों ने 15-20 मिनट में ही 50,000 का सौदा कर लिया। तब मुझे लगा था मेरा गुस्सा कितना निरर्थक है। मेरे पीछे या साथ चलते हुए राम कुमार या संतोष या किसी भी कलाकार की कला की बारीकियों को समझने में उसे क्या लाभ होने वाला था? तुम जानते हो, इनके पास 6th सेंस भी होती है, जिससे कला दीर्घा में किसी के घुसते ही इन्हें पता चल जाता है कि वह व्यक्ति कलाकार है, कला का प्रशंसक या खरीददार। जब मैं बाहर आने लगी तो वह आया था। आई एम सॉरी मैडम, तो मैं आपको बता रहा था। थैंक यू मिस्टर जैन। देखो देखो, अब नाम भी याद आ गया। मेरी क्लास है 12 बजे। मैं अब जाऊंगी। एंड एनीवे थैंक्स वेरी मच। मैं बाहर निकल आई थी। लंबे एकल संभाषण के बाद वह थक गई। सहसा वह तितली के पंखों से फड़फड़ाई थी। मेरे पास पिछले 3 दशकों के सभी कलाकारों की खास कृतियों का कलेक्शन हो गया। सभी का, ऑफ कोर्स, जो उपलब्ध हो सकी उन्हीं का। तुम आओगे तो दिखाऊंगी। आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड। वह एक पल रुकी थी, फिर जैसे कुछ याद आया हो, अच्छा तो चलती हूँ। वह उठ खड़ी हुई। रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ बस स्टॉप पर। क्यों? यूं ही। चलो आओ फिर। वह उसके साथ बाहर निकल आया था। बाहर धूप और रोशनी में वह बिल्कुल फर्क लग रही थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया था अब तक। उसे हैरानी हुई।
आज तुमने साड़ी पहनी है। हाँ, ग्रेटा ने दी थी मेरे जन्मदिन पर। ग्रेटा ने साड़ी दी थी? हाँ हाँ, वह तो बिल्कुल इंडियनाइज हो गई है। हर बात को भारतीय ढंग में ही करना चाहती है। कैन यू इमेजिन? मेरे बर्थडे पर मुझे मंदिर ले गई थी। वह अमेरिकन ओरिजिन केक काटने और मोमबत्तियां बुझाने के सख्त खिलाफ हो गई है। खैर, अब यूं भी मेरी उम्र कौन सी मोमबत्तियां बुझाने और हैप्पी बर्थडे की रह गई। वह खुलकर हंस रही थी। उसे मजाक सूझा था, लेकिन जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो उनके जन्मदिन पर तो तुम। वह गंभीर थी। नो, वह तमाशा उनके जन्मदिन पर भी नहीं। उसके स्वर में निर्णय की दृढ़ता थी। पास से गुजरी गाड़ी के तेज हॉर्न से घबराकर वह उससे टकरा सी गई थी और सड़क तंग होने से उसकी काफ़ी सट कर चलने लगी थी। आज साड़ी में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा, सच? साड़ी में तुम ज़्यादा अच्छी लगती हो। कैसे? मैं ज़्यादा औरत लगती हूँ, है ना? नहीं भाई, तुम सचमुच अच्छी लगती हो। कैसे? वह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। उसका ध्यान नहीं था। देखो, बस आ रही है। अगर 503 हुई तो घर चली जाऊंगी, नहीं तो वह भाग कर बस में चढ़ गई। पर एक हाथ से साड़ी की पटलियां थामे और उसी बाह में कुंडियों में किताबें और पर्स थामे और दूसरे में बस का डंडा पकड़े बस के फुटबोर्ड पर खड़े होकर हाथ हिलाने में उसे मुश्किल हुई। उसने वहीं से ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाकर स्वीकृति दी थी। पल भर में वह उस बस पर सवार ट्रैफिक के रेलम पेल में खो गई। वापस लौटते हुए उसे अजीब सा लग रहा था। उसके जाने के बाद एक रिक्तता भी उसके दिल और दिमाग को घेर लेती है। अब वह वापस ऑफिस जाएगा, पर वह जानता है कि वह काम नहीं कर सकेगा। 2-4 सिगरेट फूकेगा, फाइलें इधर उधर रखेगा, पर उससे काम नहीं होगा। वह जब भी आती है, ताज़ी हवा के झोंके की तरह सब कुछ खगोल जाता है। उसके आने से पहले उसने जो भी सोचा होता है सब रह जाता है। अपने आप होता है जो जैसा भी होता है। एक नमकीन सा स्वाद था। उसके स्वाद का ज़बरदस्त खिंचाव के बाद भी कहीं कुछ ऐसा था जो उसे मनचाही से रोकता था। अपनी इच्छा से वह उसका हाथ पकड़ लेती, उसकी हथेली पर अपनी उंगली के कोर से आड़ी तिरछी लकीरें खींचती रहती, उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा लेती, या बात करते करते बड़ी गहरी आंखों से उसकी तरफ ताकती। उसकी उस दृष्टि से वह अंदर तक हिल जाता था। उसके भीतर एक झंझावात उठने लगता, पर वह वहीं रुक जाता जहां वह रुकती थी। वह एक कदम भी उससे आगे नहीं बढ़ पाता था। सूने गलियारों में, अंधेरे रास्तों में, अकेले उसके कमरे में बरसात से बचने के लिए दोनों तरफ से तिपाल गिरे तिपहिए स्कूटर में कहीं भी उस मौके को खोकर वह अगले मौके की तलाश करता था। क्यों ऐसा होता उसे पता नहीं, पर उसके जाने के बाद एक पछतावा सा उसे घेर लेता। पुरुष होने पर भी वह सहज बढ़कर उसे छू नहीं सकता था। बहुत चाह कर उसे बाहों में घेर नहीं सकता था। फिर वह उसके दोबारा आने का इंतज़ार करता, पर उसके आने पर वह फिर पहले जैसा बन जाता। वह उसे अपने साथ कला दीर्घाओं में ले जाती थी। वह एक एक कलाकृति के पास रुकती, कभी दूर से, कभी पास से, कभी दाएं और कभी बाएं, उसे हर कोण से देखती हुई। उस समय वह किसी दूसरी दुनिया में होती थी। कभी चुप तो कभी धारा प्रवाह बोलती चलती। उस दिन वह उसके साथ था। किसी महिला चित्रकार के चित्रों की प्रदर्शनी थी।
नीले, लाल, पीले रंगों के सहारे रचा गया एक अनोखा संसार था। बीइंग अ वुमन, औरत होना। कैनवस पर भयभीत सी दिखने वाली स्त्रियों में माँ और बेटी का बिंब प्रमुख था। पूरे कैनवस पर डरावनी लाल आकृतियाँ बिखरी पड़ी थी। कितनी रिवीलिंग है यह दुनिया। आगे आ, ये देख, आउटसाइड स्काई, बाहर का आकाश। अंधेरे में आकाश की ओर ताकती एक स्त्री की पीठ थी। खुद को मुक्त भाव से नग्न मुद्रा में बैठी ताकती स्त्री। यहाँ आकर ये वाला चित्र देखो। फ्रॉम बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे से। दीवार खुलकर सुरंग जैसी बन गई थी। अनेक क्रूर और लोलुप चेहरे डरी हुई औरतों की ओर बढ़ रहे थे। ये इधर पेटिशन और जजमेंट, आवेदन और फैसला, दो चित्र थे। वह बताने लगी कि शोषण की शिकार स्त्री की नियति सिर्फ स्त्री की किस्मत नहीं है, पूरे स्त्री वर्ग की है। ये शोषण के खिलाफ संगठित होती स्त्रियों का सूचक चित्र है। विंडो और कर्टन विंडोज, इनमें घरों में कैद स्त्रियों की जिंदगी का दर्द और उससे मुक्ति की छटपटाहट कितने प्रभावकारी ढंग से चित्रित हुई है। पर्दों और खिड़कियों के पीछे से झांकती स्त्रियों की आंखों में उनकी पूरी व्यथा कथा है। इधर आओ, ये वाला चित्र देखो। द ह्यूमन लैंडस्केप, मानवीय भूदृश्य। कैनवस पर स्त्रियों के कटे सिरों का अंबार था। जानते हो इन स्त्रियों के सिर काटे क्यों हैं? वह बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए बताने लगी थी, क्योंकि हमारे परिवारों और समाज में कटे सिर वाली अर्थात ब्रेनलेस स्त्रियों की ही मान्यता है। अस्मिताहीन स्त्री की ही सराहना की जाती है। वह सबसे बेखबर एक एक चित्र के पास रुक रुक कर समझाती जा रही। उन चित्रों में अनेकों स्त्रियां थीं। कहीं प्रार्थना की मुद्रा में शून्य में देखती हुई उठे हाथों वाली स्त्रियां, कहीं उदास, भयभीत और असुरक्षित से दिखती स्त्रियां। यह सब विचित्र था, उसकी समझ से बाहर और अटपटा था। वह रुकी थी और उत्साहित सी बोली थी, कम इधर आओ, देखो ये चित्र। अ वुमन अहेड, आगे बढ़ी हुई स्त्री। स्त्री के पाँव के पास पीले रंग की आभा थी। इसी से उसकी मुक्ति गाथा को चित्रित किया गया। वह चित्र मुझे सबसे अच्छा लगा। इसका प्रिंट आते ही तुम्हें दूंगी। वह उसके साथ चल रहा था। उसे इस सब गुत्थम गुत्था रंगों में, कहीं धब्बे तो कहीं रंग रेखाओं वाले चित्रों में न कोई रुचि थी और न ही कोई जिज्ञासा। उसके लिए यह व्यर्थ की माथा पच्ची थी, तो भी वह उसके साथ था। हर जगह उसके साथ। एक बार वह ठिठक गया। आश्चर्य से उसका मुंह खुला रह गया था। देखो, सुनो, इधर, हाँ इधर आओ। वह होठों पर उंगली रखे शी शी की सिसकारी के साथ चुप करने का इशारा करती उसके समीप आई थी। इतनी जोर से, तुम देखो तो, यह कैसा चित्र है। इसे कला दीर्घा में क्यों स्थान मिला है? कोई भी कैनवस पर रोटियां चिपका सकता है। यह कोई कलाकृति हुई क्या? उसने घोर हैरानी से देखा था। उसकी दृष्टि कह रही थी कि उसका प्रश्न मूर्खतापूर्ण था। यह रोटियां चिपकाने मात्र की बात नहीं है। इसके पीछे एक पूरी जीवन दृष्टि है, एक आंदोलन है। ये रोटियां जो इस कैनवस पर चिपकी हुई देख रहे हो, ये सिर्फ प्रतीक है किसी बड़े, गहरे और सार्थक अर्थ का। लेकिन मुझे इन्हें देखकर भूख लग रही है। सिली, उसे शायद अच्छा नहीं लगा था। वे बाहर आए थे। उसे अपना आप बेवकूफ़ लग रहा था। उस परिप्रेक्ष्य में, उस स्थिति, उस कला दीर्घा में हर दरवाजे पर बैठे दरबान की सी थी। उसकी स्थिति उस कला दीर्घा में हर दरवाजे पर बैठे दरबान की सी थी।
जो उस कलाकार की दुनिया से घिरा रहकर भी उससे अछूता रहता है। सब कुछ देखता सुनता है पर समझता कुछ नहीं। यह उसकी मजबूरी नहीं थी, पर उसे तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, पर उसमें भी अधिक हठधर्मिता थी उसके साथ होने की। ऐसा भी नहीं था कि वह उसके साथ सिर्फ बोर ही होता था, उसके संग का एक खास सुख था, कोई गर्व का सा भाव जगता था। इसमें भी अधिक वह उसके साथ चलते चलते कभी उसका हाथ थाम लेती, कभी बिल्कुल सट जाती, उसके कंधे पर झुक जाती, पर वह अपनी इन सारी मुद्राओं में बेखबर दिखती थी। वह उसके हल्के से स्पर्श से उद्वेलित हो जाता था। दोनों कैंटीन में आ गए। उसे बिना दूध और चीनी की चाय पसंद थी, एक टम काली चाय और काली कॉफ़ी। उसे याद है बचपन में चाय मांगने पर माँ कहती थी कि चाय पीने से काले हो जाओगे। एक दिन उसने यूं ही कह दिया था हंसी में कि काली चाय पीकर काली हो जाओ। पूरी हिकारत के साथ उसने उसकी तरफ देखा था और दक्षिण अमेरिका की रंग भेद की नीति के साथ जोड़कर ऐसा भाषण पिलाया था कि वह पछाड़ खाकर 18वीं शताब्दी में चला गया था। यूं उसे गोरी लड़कियां पसंद थीं। लहकती दहकती रुंझुन करती उसकी कल्पना से ही उसके हृदय में स्पंदन बढ़ जाता था। माँ ने उसके लिए कितनी ही लड़कियां पसंद की थीं। मझोले कद की गठी हुई मांसल गोरे रंग की लड़की, झुकी नज़रों वाली धोती के पल्लू को बार बार कंधे पर लपेटती लड़कियां जो माँ की भाषा में लक्ष्मी थी। हो सकता है कि वह इस बार घर आए और वहाँ माँ की लक्ष्मी जैसी कोई लड़की उसकी हाँ की मोहर की प्रतीक्षा कर रही। उसे आश्चर्य था कि वह इस पर कैसे अटक गया था। नमकीन से रूप की सांवले रंग की दुबली पतली लंबी छरहरी लड़की छोटे बालों और कुर्ते पतलून में लड़के होने का भ्रम पैदा करती थी और जब तब उसकी सिगरेट से ज़रा देना कहकर एक आध कश खींच कर लौटा देती। उसके संवलाए से होठों पर सिगरेट की राख की सफ़ेदी, पतली उंगलियों के बीच थामी सिगरेट और कहीं गहरी डूबी काली आँखों में जादू था। एक विचित्र सी बेबसी में वह उसके सम्मोहन में बंधता गया था। बुरी आदत है ना? यही सोच रहे हो मुझे लेकर, लेकिन पड़ गई ग्रेचा से। मेरी रूममेट रही एमए, लेकिन तुम्हारे लिए भी बुरी आदत है उतनी ही जितनी मेरे लिए। सी, सिगरेट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। वह सिगरेट की लंबी कश लेती हुई उसकी डब्बी पर लिखी सिक्योरिटी वार्निंग पर उंगली रखकर डब्बी मेरी ओर खिसका दी। वे दोनों हंस पड़े। वह अपनी नींबू चाय में धीरे धीरे प्लास्टिक का सीख घुमाती, उसकी घूमती चाय की तरह वह भी जैसे उसकी धुरी पर घूमता जा रहा था, गोल गोल उसके चाय के प्याले के बीच के द्रव की तरह उसके इर्द गिर्द। बस सुनो, कल आओगी और तुम्हारा दफ्तर छुट्टी लूँगा और तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद करूँगा। बर्बाद क्यों और क्या, तुम्हें उस सब में रुचि कहाँ है? वैसे भी मुझे जनपद पर तिब्बतियों से कुछ चीज़ लेनी है। वह जानता था महीने के पहले सप्ताह में स्कॉलरशिप के पैसे लेकर वह उन लामा तिब्बतियों की दुकानों में घुस जाती, उन बेतुकी चीज़ों पर जिन्हें वह आर्ट कहती है सैकड़ों रुपए खर्च कर देती थी। प्रीति के लिए प्रेजेंट लेना है, उसकी शादी की सालगिरह। वह हैरान था। आज तक वह इस बात को कहने की हिम्मत नहीं कर सका था। वह जानता था टीके और बीए के प्रथम वर्ष से एक दूसरे को जानते थे और एमए तक साथ ही पढ़े और घूमे थे। अक्सर वे अपनी शामें साथ ही गुजारा करते थे। सारा विश्वविद्यालय उन
उनके अफेयर को जानता था, पर जीके ने कंपटीशन में आने के बाद सब लोगों की उम्मीद के विपरीत प्रीति सिन्हा से शादी कर ली थी, अरेंज्ड मैरिज। वह तब भी शांत रही थी। जीके की शादी में उसकी पत्नी प्रीति को उसने उपहार दिया था सच्चे मोती की लड़ियों का हार था। हैदराबाद कॉन्फ्रेंस में गई थी तो लाई थी। उसने जब इस बात का जिक्र किया तो उसने जिस नज़र से देखा था उससे उसे अपना आप बड़ा छोटा लगा था। यूँ भी वह उसके सामने छोटा पड़ जाता था। उसके यहाँ औरतों से छोटा होने, डरने या झिझकने की ज़रूरत नहीं होती थी। औरत हर जगह, हर तरह, हर समय उपलब्ध रहती थी, चाहे वह माँ हो, बहन हो या पत्नी। पर वह सांवली सी लड़की जितना अपनी ओर खींचती थी उतनी ही अनुपलब्ध होती जाती थी। उसे वह नहीं रोक देती थी जहाँ वह चाहती थी बिना कहे, यह तुम्हारे लिए है एक छोटा सा उपहार। वह जानता था उसे उपहार देना और लेना दोनों पसंद है। क्या है? खोल कर देखो। वह उसके सस्पेंस को तोड़ना नहीं चाहता था। उसकी आंखों में बंद पैकेज को देखकर जो चमक जगी थी वह गायब हो गई थी। वह हर रोज़ एक गुलाब या एक गडोलिया या ट्यूब रोज़ की एक टहनी खरीदती और अपने कमरे में सजा देती। वह जानता है उसे फूल बहुत अच्छे लगते हैं। उसे खुश करने के लिए उसने महंगे पर नकली गुलाब खरीदे थे जो 100% असली होने का आभास देते थे। नकली फूल क्यों लाए? लग तो नहीं रहे, पर है तो। उससे क्या होगा? उसी से होता है। मुझे नकली फूल अच्छे नहीं लगते। फिर ऐसे नकली जो असली दिखे और भी अच्छे नहीं लगते। उसका सारा उत्साह मर गया था। अजीब लड़की है। हर रोज़ एक 3 रुपए का फूल खरीदती है जो अगले दिन मुरझा जाता है। तुम तो इकोनॉमी की बात किया करती हो। हाँ, लेकिन यह तो फीलिंग्स की बात है। उसे जवाब में कुछ नहीं सूझा था। वह किशोरी बाला सी ठुमकी थी। अठेली सी करते हुए उसने अपनी लंबी पतली उंगलियों में उसके होठों को छूकर अपनी उंगलियों को चूमा था। सिली यू। वह आई थी। उसने जानबूझकर उसे शनिवार को बुलाया था। ऐसे समय वह जानता था आधे दिन की छुट्टी और लंच के बाद वहाँ कोई नहीं रुकता था। वह अकेला रहेगा। वह मौके की तलाश में था, अपने से लड़ता हुआ सा। वह हर बार की तरह समय पर ही आ गई थी। पानी है क्या इसमें? उसने जग उठाया था। 1 मिनट। वह कूलर से स्वयं ही पानी लेने चला गया था। घंटी बजाकर चपरासी को नहीं बुलाना चाहता था। अभी भी धूप में तलखी है, लेकिन अंदर प्लेजेंट है। हाँ है तो। आज क्या प्रोग्राम है? जैसा तुम कहोगी। मेरा प्रोग्राम? तुम बोर नहीं होगे? जाने दो, आज तुम्हारा प्रोग्राम ही सही। कहीं बाहर चलते हैं, अच्छे रेस्तोरां में लंच खाएंगे मेरी तरफ से। मेरे आर्टिकल का चेक आया था कल। वह प्रसन्न थी। पर अभी रुको कुछ देर। यहाँ पर उसने घड़ी देखी थी। हाँ। क्यों? यूँ ही कुछ देर। वह सही शब्द तलाश रहा था। अच्छा। वह सोफे पर पीछे सिर टिकाकर पसर सी गई थी। कुछ काम है क्या बाकी? नहीं। वह उसके पास आ गया था। वही सोफे पर आकर बैठ गया था। चलो फिर चलें अब। उसने अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में गूंथ दी थी। पर मुझे तो यही ठीक लग रहा है। उसके भीतर धक धक पड़ गई थी। उसने साहस बटोरा था। असल में मैंने सोचा था कि तुम आओगी तो। वह रुक रुक कर बोल रहा था। तो क्या? एकांत में शब्द उसके होठों पर थरथराए थे। उसने सोफे की बैक से गर्दन उठा ली थी और सीधी बैठ गई थी। अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों से मुक्त कर दिया था। एक गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा था। सोचा था मतलब?
यही कि तुम आओगी तो उसके लिए तुमने पहले से ही सोचा था, यानी तुम्हें पहले से ही एक योजना बनानी पड़ी थी। आज तुम्हारे दफ्तर में हाफ डे होता है ना? हाँ। ओह, तो आज का दिन भी इसीलिए चुना। अपना अकेला कमरा तलाशना पड़ा, यानी कि तुमने एक ट्रैप बनाया था। वह धीरे धीरे बोल रही थी, पर स्पष्ट और स्थिर आवाज़ में। वह सकपका गया। घबरा कर पूछा, तुम नाराज़ हो गई हो? नहीं, सिर्फ सावधान। वह हंसी थी। अब चलूँगी। वह स्वाभाविक गरिमा से उठ खड़ी हुई थी। वह जैसे फ्रीज हो गया था। बड़ी कठिनाई से पुकार सका था, सुनो। वह दरवाजे पर ठिठक गई थी। कल इतवार है, तुम आओगी? क्यों? उसने तीखी दृष्टि डाली थी। कल छुट्टी है ना? मैं ही आ जाता हूँ। वह बुरी तरह हकला रहा था। नहीं, वह कमरे से बाहर हो गई थी और वह बाहर और भीतर के बीचों बीच खड़ा उसका जाना देख रहा था। सहसा उसे कुछ याद आया था। झपट कर उसने मेज़ से एक पैकेट उठाया था। वह उस प्रेजेंट को उस दिन के नकली फूलों के बदले में लाया था जो उसे पसंद नहीं आए थे। रुको, 1 मिनट। वह रुकी थी। यह तुम्हारे लिए ही लाया था उस दिन तुम्हें। नहीं, रहने दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन यह तुम्हारे लिए ही है, तो भी रहने दो। लेकिन वह लौटी थी। तुम मुझे प्रेजेंट ही देना चाहते हो? हाँ, जो तुम चाहो वही। मुझे लगा वह पहाड़ को अपनी भूख से उड़ा सकता था। तो ठीक है, तुम मेरे लिए लाना पहाड़ पर से खुदकता तितली के पंखों सा फड़फड़ाता एक झरना असली का। लाओगे ना? वह हंसी थी। उसने देखा, उसकी आंखें गीली थीं और वह बिना पीछे देखे जल्दी जल्दी चली जा रही। अद्भुत मनोवैज्ञानिक प्रेम कहानी है। विभोर कर देने वाली और राम कुमार वर्मा के चित्रों का बहुत खूबसूरत वर्णन, आकर्षण, सम्मोहन। लड़की, क्या यह लड़की का नकार है? क्यों? क्या वह एक फिजिकल रिलेशनशिप से नकार कर रही है? क्यों? जो भी है, एक बीता हुआ प्रेम है उसके पास, लेकिन कितनी खूबसूरत कहानी है। एक आध सवाल आपके ज़हन पे ताक कर ख़त्म। सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है मेरा कार्य